नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रीति सिद्ध काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा रीतिकाल की प्रमुख काव्यधारा है। यानी जो रीति सिद्ध काव्यधारा है वो रीतिकाल की ही एक प्रमुख काव्यधारा है। रीतिकाल में कुल 3 काव्यधाराएं थी। पहला था रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीति मुक्त काव्यधारा और तीसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा। यानी जो रीति सिद्ध काव्यधारा है ये रीतिकाल की 3 काव्यधाराओं में से एक प्रमुख काव्यधारा है। इस काव्यधारा के कवियों के द्वारा लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की गई है। यानी जिस प्रकार से जो रीतिबद्ध कवि थे लक्षण ग्रंथों का संस्कृत से अनुवाद करते थे, उस प्रकार से लक्षण ग्रंथों की रचना रीति सिद्ध कवियों के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन काव्य रचना करते समय लक्षण ग्रंथ के नियमों का बराबर ध्यान रखा गया है। यानी जब इन्होंने अपनी काव्य रचना की है तो उन लक्षण ग्रंथों के नियमों को इनके द्वारा बराबर ध्यान रखा गया है, भले ही उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। रीतिकाल में जो कवि लक्षण ग्रंथ की रचना तो नहीं करता लेकिन उसके नियमों को ध्यान में रखता है, उसे रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। यानी ऐसे कवि जो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते लेकिन लक्षण ग्रंथों के नियमों को ध्यान में रखते हैं, उनको रीति सिद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। इनके ग्रंथों में यानी रीति सिद्ध कवियों के ग्रंथों में खट ऋतु वर्णन मिलता है, नायिका भेद मिलता है, सौंदर्य चित्रण मिलता है, नक्शिक वर्णन मिलता है। यानी ये उनके कविता की विषय वस्तु है। इसी विषय पर उन्होंने अधिकतर कविताएं लिखी हुई हैं। बिहारी जो है इस काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं, जिनके द्वारा बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि रीति सिद्ध काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। यहाँ हम लोग रीति सिद्ध काव्यधारा की विशेषताओं को 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं को देख लेते हैं। और भाव पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल की यह प्रधान विशेषता है, तो रीति सिद्ध काव्य में भी यह विशेषता पाई जाती है। श्रृंगार वर्णन रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है। इनके श्रृंगार वर्णन में स्त्री के देह की प्रधान केंद्रीय भूमिका है। स्त्री के देह की, स्त्री के शरीर के ऊपर, स्त्री के देह के ऊपर ही उनका पूरा का पूरा श्रृंगार टिका हुआ है। ये स्त्री के अधर, नयन, नितंब, उरोज, इन सभी अंगों का अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से यानी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं। रीति सिद्ध कवियों के द्वारा श्रृंगार वर्णन दरबारी सामंतों को लुभाने के लिए किया गया है। यानी इनके जो कवि थे वो राजा के दरबार में रहते थे, उन्हीं दरबारी सामंतों को लुभाने के लिए इनके द्वारा श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसलिए उनके श्रृंगार चित्रण में स्त्री की शरीर की चमक दमक की प्रधानता है। यानी स्त्री के शरीर की चमक दमक की इसीलिए प्रधानता है क्योंकि वो अपने कविता के माध्यम से दरबार के सामंतों को लुभाना चाहते हैं। इनकी कविता में संयोग एवं वियोग श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। यानी श्रृंगार का दोनों रूप इनके कविता में मिलता है, संयोग श्रृंगार भी मिलता है और वियोग श्रृंगार का भी चित्रण इनकी कविता में किया गया है। हम लोग एक संयोग श्रृंगार का उदाहरण देख लेते हैं। बिहारी लिखते हैं कि अंग अंग नग जगमगति दीप शिखा से देह दिया बुझाए हुए रहो बड़ो उजेरो गेह। यानी उनके नायिका का अंग अंग क्या कर रहा है, जगमगा रहा है, जगमग जगमग कर रहा है, उससे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाशवान हो रहा है। दीप शिखा से देह, दीप शिखा ने दिया के जैसे जल रहा है। दिया बुझाए हुए रहो, यानी घर में हम दीपक को बुझा देते हैं तब भी घर में क्या है, उजाला है। नायिका इतनी प्रकाशवान है, उसका अंग अंग इतना जगमग जगमग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी विशेषता है वो है नायिका भेद। नायिका भेद भी रीतिकाल की प्रधान विशेषता है। ये रीतिबद्ध कवियों में भी पाया जाता है, उसी प्रकार से रीति सिद्ध कवियों में भी ये पाया जाता है। लेकिन जो रीति सिद्ध कवि हैं इन्होंने नायिका भेद के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन इनके काव्य में सभी प्रकार के नायिकाओं का चित्रण मिलता है। इन नायिका भेद के ऊपर इन्होंने कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा है, लेकिन नायिका के जितने भेद होते हैं उन सभी भेदों का चित्रण इनकी कविता में मिलता है। नायिकाओं के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वकीय, दूसरा होता है परकीय और तीसरा होता है सामान्य नायिका। फिर इसके अंदर भी कई भेद उपभेद होते हैं। इन सभी का वर्णन रीति सिद्ध कविता में पाया जाता है। रीति सिद्ध कवियों के द्वारा नायिका के सभी प्रकारों का वर्णन किया गया है।
हम लोग एक मुग्धा नायिका का उदाहरण देख लेते हैं। बिहारी लिखते हैं कि छप छप देखत कुचरतन, करसव अंगिया टार, नैनन मैं निरखत रही, भई अनोखी नार। एक मुग्धा नायिका का उदाहरण है। बिहारी लिखते हैं कि छप छप देखत कुचंत, नायिका क्या कर रही है, छुप छुप करके अपने स्तन को देख रही है। कैसे देख रही है, करसव अंगिया टार, अपने हाथ से, अंगिया का अर्थ होता है चोली, उसको हटा करके नायिका छुप छुप करके अपने स्तन को देख रही है। नैनन मैं निरखत रही, भई अनोखी नारी, और देखते ही देखते वह अनोखी नारी हो जाती है, अनोखी स्त्री हो जाती है, धीरे धीरे वह बड़ी हो जाती है। ये मुग्धा नायिका का उदाहरण है। इसी प्रकार बिहारी परकीय नायिका का भी उदाहरण देते हैं, और परकीय नायिका के उदाहरण में लिखते हैं कि भवहन त्रासत मुख नटत, आखिन सौ लपटात, ऐची छुड़ावत कर इची, आगे आवत जात। ये जो है परकीय नायिका का उदाहरण है, और ऊपर जो उदाहरण हमने दिया था वो मुग्धा नायिका का उदाहरण था। तीसरा विशेषता है सौंदर्य चित्रण। रीतिसिद्ध काव्यधारा का जो तीसरा विशेषता है वो है सौंदर्य चित्रण। रीतिसिद्ध कविता मूलतः सौंदर्य चित्रण की कविता है, और यह सौंदर्य काव्य के नायिका का सौंदर्य है, यानी नायिका जिस रूप में बिहारी की नायिका है उसी नायिका के सौंदर्य का चित्रण यहाँ पर किया गया है। बिहारी का उदाहरण बार बार दोस्तों हम इसलिए दे रहे हैं कि बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं, यानी जो विशेषता उनके काव्य में पाया जाता है वही जो है रीति सिद्ध काव्यधारा की विशेषता है। नायिका का नक्शिक वर्णन इस काव्यधारा के कवियों के द्वारा किया गया है। नक्शिक का अर्थ होता है दोस्तों नख से लेकर के शिखा तक का वर्णन, यानी जो हमारा पैर में नाखून है वहां से लेकर के शिखा यानी बालों तक का वर्णन इन कवियों के द्वारा नायिका के नक्शिक वर्णन किया गया है। इसमें नायिका के एक एक अंग विशेष का चित्रण किया गया है, एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बिहारी ने नायिका के चरण का वर्णन किया है, कपोल का वर्णन किया है, नासिका का वर्णन किया है, मुख का वर्णन किया है, अधर का वर्णन किया है, यानी एक एक अंग को लेकर के बिहारी ने नायिका के ऊपर कविता लिखी है, उनकी सौंदर्य का चित्रण किया है। नायिका के स्थिति विशेष का भी चित्रण बिहारी के द्वारा किया गया है, जैसे केस संवारती हुई स्थिति का चित्रण इन्होंने किया है, स्नान करती हुई स्त्री का चित्रण किया है, खिड़की से झांकती हुई स्त्री का चित्रण किया है, यानी नायिका के एक एक दशाओं का चित्रण बिहारी के काव्य में पाया जाता है। बिहारी की नायिका इतनी सुंदर है कि वह आसपास के स्थान को भी प्रकाशवान बनाए हुए है। वह जहाँ विद्यमान है वहाँ दिन और रात का पता नहीं चलता है। बिहारी ने लिखा है कि पतरा हित थिपाइये, वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्योई रहे, आनंद उप उजास। यानी बिहारी कहते हैं कि जहाँ नायिका विद्यमान है वहाँ पंचांग से ही तिथि ज्ञात हो पाता है, दिन हुआ है कि रात हुआ है, कौन सा तिथि है, उसके घर को चारों ओर जो है पंचांग से ही तिथि का ज्ञात हो पाता है। उसके घर के नित्य प्रति पुण्योई रहे, यानी हमेशा पूर्णिमा विद्यमान है, कभी जो है अमावस्या नहीं आ रहा है। आनंद ओप उजास, उसके मुख का प्रकाश इतना तेज है, उसके चेहरे का दमक इतना तेज है कि उसके घर के आसपास पंचांग से ही तिथि निकाला जा सकता है, वहां हमेशा पूर्णिमा विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। चौथा विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीति सिद्ध कवियों का मन जितना श्रृंगार वर्णन में लगा है उतना प्रकृति चित्रण में नहीं, यानी जिस रूप से इन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है उस रूप में इन्होंने प्रकृति चित्र का वर्णन नहीं किया है। प्रकृति चित्रण में उनका मन उतना ज्यादा नहीं लगा है, लेकिन इनके काव्य में भी प्रकृति का विभिन्न रूप दिखाई पड़ता है। यानी जिस प्रकार से रीतिकाल के अन्य कवियों का मन प्रकृति चित्रण में लगा है उतना मन इनका नहीं लगा है, लेकिन फिर भी प्रकृति के सभी रूप इनके कविता में दिखाई पड़ते हैं। इन कवियों के द्वारा अधिकांशतः प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है, जहाँ प्रकृति रति आदि स्थायी भाव को उद्दीप्त करने में सहायक होती है। यानी प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण ही इनकी कविता में किया गया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का एक उदाहरण देख लेते हैं जो बिहारी के द्वारा लिखा गया है। अरुण सरोरुह कर चरण, दृग खंजन मुख चंद, समय आय सुंदर शरद, काहिन करहि आनंद। इस शरद ऋतु का वर्णन है, यहाँ शरद शब्द आया हुआ है, इस शरद ऋतु का वर्णन किया गया है इस जो है उदाहरण के माध्यम से। बिहारी लिखते हैं कि चारों ओर सरोवरों में कमल खिल उठते हैं, खंजन पक्षी क्रीड़ा करने लगते हैं, रात्रि में चंद्रमा का धवल प्रकाश सर्वत्र विकीर्ण हो जाता है, तब किस रसिक को अपनी प्रिया का साथ
नहीं पसंद होगा? किस रसिक को अपनी प्रिया के साथ रहकर आनंद लेना पसंद नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। रीति सिद्ध कवियों के काव्य में प्रकृति चित्रण का एक और स्वरूप मिलता है जिसको खट ऋतु वर्णन कहा जाता है, जिसमें इनके द्वारा 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। बसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, पावस हो गया, शरद हो गया और हेमंत और शिशिर ऋतु हो गया। इन सभी ऋतुओं का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। एक खट ऋतु वर्णन भी प्रकृति के उद्दीपन के रूप में ही आया है, यानी ऋतुओं का चित्रण भी इनके द्वारा उद्दीपन के रूप के द्वारा ही किया गया है। एक उदाहरण देख लेते हैं और यह उदाहरण बसंत ऋतु का है। बिहारी लिखते हैं कि छक रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध ठौर ठौर झूमत झपत भौर भौर मधु अंध। इसमें क्या किया गया है कि बसंत ऋतु में आम और मंजरियों का सुगंध और मकरंद पान से उन्मत्त अलसाए हुए भ्रमर समूहों को देख करके किस संयोगिनी के मन में रति की अभिलाषा नहीं उत्पन्न होगी, यही बात इनके द्वारा कहा गया है। यानी यहाँ भी प्रकृति का वर्णन ऐसा किया गया है जिसमें रति नामक स्थायी भाव हमारे मन के भीतर उद्दीप्त हो रही है, यानी यहाँ श्रृंगार को उद्दीप्त करने में प्रकृति सहायक है। यानी यहाँ भी उद्दीपन रूप का ही चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया था और ऊपर के दोहे में शरद ऋतु का वर्णन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 5वां विशेषता है रीति सिद्ध काव्यधारा की चमत्कार प्रदर्शन। जो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो अपनी कविता के माध्यम से चमत्कार का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इनकी कविता दरबारी कविता है और दरबार में धन और यश कमाने के लिए इनके काव्य में चमत्कार प्रदर्शन की बहुलता है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी कविता का उद्देश्य ही श्रोताओं को चमत्कृत करना है, जिससे अधिक से अधिक वाहवाही मिल सके। यानी ये अपनी कविता के माध्यम से श्रोताओं को चमत्कृत करते हैं ताकि इनको अधिक से अधिक वाहवाही मिल सके, ये यश और धन कमा सकें। चमत्कार प्रदर्शन के लिए ही अपने काव्य में चमकते दमकते नायिका का वर्णन करते हैं। अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग भी रीति सिद्ध कवियों के द्वारा चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया गया है, यानी इनके कविता में अधिक से अधिक चमत्कार आ सके, इसके लिए इन्होंने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। शायद ही कोई ऐसा अलंकार हो जिसका प्रयोग इन कवियों के द्वारा न किया गया हो। बिंब और अलंकार योजना के माध्यम से बिहारी के चमत्कार प्रदर्शन का एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। बिहारी लिखते हैं कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात हरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस दोहे में बिहारी क्या करते हैं, बिंब का चित्रण करते हैं जिसमें नायक और नायिका हैं और वो भरे भवन में है। जो भवन जो है आदमियों से भरा हुआ है, उसमें नायक और नायिका अपने नेत्रों के माध्यम से बात करते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात सभी दशाओं का चित्रण किया गया है, बिंब उपस्थित किया गया है। और यहाँ पर अलंकार योजना भी है। आप देख सकते हैं जो पहली पंक्ति है यहाँ तो सभी शब्दों में आया हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी अलंकार के माध्यम से भी और बिंब के माध्यम से भी बिहारी क्या करते हैं, चमत्कार प्रदर्शन की कोशिश करते हैं और चमत्कार प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। शिल्प पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है भाषा। रीति सिद्ध कवियों के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी के काव्य में पूर्वी और बुंदेलखंडी शब्द का भी प्रयोग हुआ है। रीति सिद्ध कवियों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, लेकिन जो बिहारी हैं उनके काव्य में कुछ पूर्वी शब्द भी मिलते हैं और बुंदेलखंड से हुए थे तो उनके काव्य में बुंदेलखंडी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा ध्वन्यात्मक है, यानी पढ़ने पर ध्वनि पैदा करती है और कहीं कहीं लाक्षणिक प्रयोग किया गया है, लाक्षणिक शब्दों का भी प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर रीति सिद्ध कवियों की जो भाषा है वो उनकी कविता के अनुरूप और उनके भावों के अनुकूल है। यानी जिस प्रकार से उनकी कविता है, जिस प्रकार से उनके भाव हैं, उसी प्रकार से रीति सिद्ध कवियों की भाषा भी है। बिहारी की भाषा के संदर्भ में पदम सिंह शर्मा ने लिखा है, बिहारी सत्सई की भाषा सर्वश्रेष्ठ और परम रसीली है। उसे छोड़कर जो दूसरी भाषा पढ़ते हैं उनसे सहृदयता मचल मचल कर कहती है, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर। यानी अंगूर खाने के बाद किसको जीभ को निबौरी अच्छी लगेगी, बार बार मचल मचल करके उनसे सहृदयता ही कहती है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है काव्य रूप।
रीति सिद्ध कवियों का जो काव्य रूप है वो मुक्तक काव्य है। इनके काव्य में मुक्तक काव्य की प्रधानता है और ये दरबारी माहौल के अनुकूल है, क्योंकि दरबार में कोई प्रबंध काव्य नहीं पढ़ना चाहता है, किसी के पास इतना समय नहीं है, तो ये दरबारी माहौल के अनुकूल है। इनके द्वारा प्रबंध काव्य की रचना नहीं की गई है, मुक्तक काव्य के माध्यम से ही अपना चमत्कार प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते अलंकार योजना देख लेते हैं कि इनके द्वारा काव्य में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। रीति सिद्ध कवियों ने अपनी कविता में अलंकारों का बड़ी चतुराई और कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। ये अलंकारों के माध्यम से ही अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। उनमें कितना कवित्व है, कितना कौशल है, उसका प्रदर्शन है अलंकार योजना के माध्यम से ही करते हैं। इनकी कविता में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पाए जाते हैं। हम लोग यमक अलंकार का एक उदाहरण देख लेते हैं। बिहारी लिखते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। यहाँ कनक और कनक दो बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। बिहारी लिखते हैं कि दोनों में मादकता है, दोनों जो है आदमी को पागल कर देते हैं। धतूरा आदमी खा लेता है तो पागल हो जाता है और सोना आदमी पा जाता है तो भी पागल हो जाता है। यानी यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद देख लेते हैं। छंद के स्तर पर जो रीति सिद्ध काव्यधारा है उसमें जो है अधिकतर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और कुछ मात्रा में सोरठा छंद भी कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इनका जो प्रमुख छंद है वो दोहा छंद है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे कि रीति सिद्ध काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।